हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में, जो कि लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का एक पार्ट है एंड इसको बिजनेस लॉ भी कहा जाता है। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक वार्म रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट डाउन करके भी बताना एंड हाँ, शेयर तो ज़रूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका थोड़ा सा। जैसे कि ये जो एक्ट था, ये बिजनेस और कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट को कंट्रोल करने के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था और ये एक्ट 1 सितंबर 1872 में इम्प्लीमेंट हुआ था, जो कि पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, बस जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है। इट जस्ट प्रोवाइड रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सिर्फ और सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन देता है, किसी को कोई राइट नहीं बताता, किसी की कोई लाइबिलिटीज़ नहीं बताता। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो ये सिर्फ रूल्स देगा कि कॉन्ट्रैक्ट सही है या गलत है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट गलत हो जाता है तो वो ना तो पनिशमेंट बताएगा, ठीक है, वो कोई राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ नहीं दे रहा। तो हमने यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि परसोनम, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में परसोनम इंक्लूड होता है, रियम, राइट एंड लाइबिलिटीज़ इंक्लूड नहीं होती। ठीक है। तो अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी चीज़ें जाननी पड़ेंगी। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हर एक एग्रीमेंट या प्रोमिस जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ 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 के द्वारा इन्फोर्सेबल होता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है। अगर कोई एग्रीमेंट हो गया हमारे बीच में, दो लोगों के बीच में, लेकिन वो इलीगल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस में इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। ओके। तो अब हम इसके कुछ कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अगर वही क्लियर नहीं होगी तो आगे का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। सो स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रपोजल क्या होता है। तो सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग, when someone signifies to another person his willingness to do something or to abstain from doing something with context of getting his assent for doing the work or for abstain from doing something। सिंपल भाषा में बताते हैं, जब एक इंसान दूसरे इंसान से पूछता है कुछ काम करने के लिए या कुछ काम करने से रोकने के लिए, ठीक है, कोई कंसेंट मांग रहा है कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम कर दो या फिर तुम ये काम मत करो। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स आस्किंग, किसी को कुछ पूछना क्या होता है? प्रपोजल होता है। ठीक है। अब प्रॉमिस क्या होता है? तो सेक्शन 2B के अकॉर्डिंग, जब हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है। लाइक ए ने बी को गाड़ी दे बेचने के लिए प्रपोजल दिया था, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो बी ने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ भाई तेरी गाड़ी मैं खरीद लूंगा। ठीक है। अब प्रोमिसर एंड प्रोमिसी क्या होता है? तो सेक्शन 2C के अकॉर्डिंग प्रोमिसर होता है जिस इंसान ने प्रपोज किया, जिस इंसान ने प्रपोजल बनाया, दैट इज प्रोमिसर। एंड जिस इंसान ने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, दैट इज प्रोमिसी। ठीक है। कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न। सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग, इट रेफर्स टू थिंग फॉर विच समवन एक्सेप्ट द प्रपोजल। देखो, मैंने प्रपोजल एक्सेप्ट किया है तो इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ चीज़ है जिसकी वजह से सामने वाला प्रपोजल कर रहा है और मैंने एक्सेप्ट किया है। लाइक हमने बात की थी कि ए ने बी को कहा कि तुम मेरी गाड़ी खरीद लो। ठीक है। तो ए ने क्यों कहा? ए को पैसा चाहिए, तो वहां पर जितने रुपए के लिए भी बी उसकी गाड़ी खरीदेगा, दैट इज कंसिडरेशन। ठीक है। इट मीन समथिंग इन रिटर्न, इट कैन बी मॉनेटरी भी हो सकता है और इन काइंड भी हो सकता है। ठीक है। अब आता है एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, कोई भी ऐसा वादा जिसके अंदर हमारा कंसिडरेशन जुड़ा हुआ है, कोई मतलब जुड़ा हुआ है, वो हमारा एग्रीमेंट कहलाता है। ये था सेक्शन 2E के अकॉर्डिंग। देखो, अब हम बात करते हैं एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, कोई भी प्रॉमिस जिसमें कि सामने वाले बंदे का मतलब जुड़ा हुआ है, कंसिडरेशन, उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है बदले में, वो एग्रीमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी फ्रेंड को डिनर के लिए इन्वाइट किया और वो मान गई, तो यहाँ पर किसी को कुछ नहीं मिल रहा बदले में, तो वो एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं अपनी फ्रेंड को बोलूँ कि मेरे पास एक फ़ोन है, ये तुम खरीद लो और इसके बदले में 5,000 रुपये दे देना, तो वहाँ पे कंसिडरेशन है, तो वो एग्रीमेंट होगा। ठीक है। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता लॉ के द्वारा, वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। और ये सेक्शन 2G के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट थी हमारी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए ने बी को प्रॉमिस किया था अपनी गाड़ी 10 लाख रुपए में बेचने के लिए। ठीक है। लेकिन ए की गाड़ी ही जल गई या चोरी हो गई, तो जब गाड़ी ही नहीं बची है तो एग्रीमेंट कहाँ से इन्फोर्स हो जाएगा भाई? तो ये होता है वॉइड एग्रीमेंट। अब वॉइडेबल एग्रीमेंट, जिसको कि वॉइडेबल बनाया जा सकता है, जिसको भी खत्म किया जा सकता है। क्यों? एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अदर और अदर्स। जब दो इंसान के बीच में एग्रीमेंट होता है ना, तब वो इन्फोर्स हो सकता है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी उसमें टपक पड़ती है,
तो फिर वो वॉइडेबल हो जाएगा। अब आसिफ ने अपना घर मीना को बेचा 5 लाख रुपए के लिए, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि आसिफ का तो वो घर था ही नहीं, ठीक है, वो घर तो किसी तीसरे बंदे का था। तो अब जो आसिफ और मीना के बीच का कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइडेबल हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मीना और उस थर्ड पर्सन के बीच में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बेसिस आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट, जैसे कि मैंने बताया था एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल